हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रजेश स्टडी में। फ्रेंड्स, यदि आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं, आप इस चैनल के माध्यम से अपने तैयारी के स्तर को बहुत ही ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी एग्जामिनर से 2 कदम आगे रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, समय को इधर उधर व्यतीत न करते हुए प्रारंभ करते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का तीसरा भाग जो मैं लेकर के आया हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप पहला और दूसरा भाग नहीं देखे हैं तो आपको मैं यहाँ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा वहाँ मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप फ्रेंड्स ब्रजेश स्टडी नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ, आप वहाँ जा कर के ज्वाइन कीजिए। आपको वहाँ सभी पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाता है। फ्रेंड्स, आप एक बार यूट्यूब के ये चैनल का प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ बहुत सारा चीज़ है जो आपकी तैयारी को बेहतरीन बना सके। चलिए फ्रेंड्स, प्रारंभ करते हैं और देखते हैं आज जैव विविधता के बारे में जानेंगे कि बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता क्या है और इसमें क्या क्या जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए, उसे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? जैव विविधता का अर्थ आप समझेंगे कि एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादपों एवं जंतुओं की उपस्थिति। फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान दीजिए कि एक निर्धारित क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादपों एवं जंतुओं की जो उपस्थिति होती है। जैसे खास करके आप देखेंगे कि भारत में पश्चिमी क्षेत्र जो है, पश्चिमी क्षेत्र, वहाँ पर जैव विविधता हॉट स्पॉट पाया जाता है। और हॉट स्पॉट वैसे क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ बहुत सारा पेड़ पौधे जीव जंतु होता है। फ्रेंड्स, यहाँ होता क्या है कि बहुत सारा जीव जंतु ऐसे ऐसे पेड़ पौधा, मान लीजिए है ये पेड़ है आपका, तो यहाँ जो ये पेड़ है तो ये पेड़ पौधा जो है नीचे में ऐसे इतना नज़दीक नज़दीक रहता है, नज़दीक नज़दीक जो रहता है कि सूरज की जो रोशनी आती है, सूरज की रोशनी जो आती है उसे धरती पर पहुंचने ही नहीं दिया जाता है। इस वजह से वहाँ पर नीचे में भी बहुत सारा जीव जंतु हो जाता है, इसीलिए उसे जैव विविधता का हॉट स्पॉट क्षेत्र कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले वाल्टर जी रॉसन ने किया था। वाल्टर जी, कभी रॉजन भी आपको मिलेगा, तो इसीलिए आप यहाँ वो कंफ्यूज मत होइएगा कि वाल्टर जी रॉसन मैंने बोला है, कहीं कहीं आपको वाल्टर जी रॉजन भी देखने को मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं। किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? तो जैव विविधता का भंडार कहा जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन को। जैव विविधता का भंडार उष्णकटिबंधीय वर्षावन का जो क्षेत्र होता है वहाँ जो होता है जैव विविधता का भंडार पाया जाता है, बहुत पाया जाता है जैव विविधता। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान देंगे। फ्रेंड्स, नोट लिखा हुआ है और जो भी नोट लिखा रहता है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। वन जीव अभयारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए की जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान देंगे कि वन जीव अभयारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना क्यों किया जाता है? आपने कभी सोचा है कि आखिर स्थापना क्यों किया जाता है इस सब का? तो इसलिए किया जाता है कि जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए। अब आप कहेंगे कि जैव विविधता को संरक्षण कैसे देंगे? फ्रेंड्स, वन जीव अभयारण्य में, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में, राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ विभिन्न प्रकार के जो विलुप्त प्राणी होते हैं उन सबों को संरक्षण दिया जाता है, जिससे जैव विविधता का बचाव होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दशक 2011 से 2020 को किस रूप में घोषित किया गया है? फ्रेंड्स, 2011 से 20 की जो अवधि है ये जैव विविधता का दशक घोषित किया गया, जैव विविधता का दशक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले नॉर्मन मायर्स के द्वारा 1988 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और यहाँ देख लीजिए। ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकी या फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान देंगे, ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकी दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं तथा जहां स्थानिक जातियों की उपलब्धता तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं। वर्तमान में विश्व में इनकी कुल संख्या 36 है। फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अभी विश्व में जैव विविधता की जो हॉटस्पॉट क्षेत्र है इसकी कितनी नंबर है, तो इसके कुल मिलाकर के 36 यानी 36 नंबर है।
फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि जैव विविधता किसे कहते हैं। ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकी दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं तथा जहां स्थानिक जातियों की उपलब्धता तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं। और नॉर्मन मायर्स के द्वारा 1988 में सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया गया था। वर्तमान में कुल मिलाकर के जैव विविधता के जो हॉटस्पॉट की संख्या है वो 36 है, 36 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना चेन्नई तमिलनाडु में वर्ष 2003 में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लेह बेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती प्रसिद्ध है। भारत में लेह बेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है। लेह बेरी के नाम से प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, ये है सी बर्कथॉर्न लेह बेरी के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है। अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र तो फ्रेंड्स ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। यहाँ आप लोग ये मत सोचिएगा कि हाँ मध्य प्रदेश होगा। फ्रेंड्स मध्य प्रदेश एरिया के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ आपको लिखा है अति सघन वनों का, यानी परसेंटेज में सबसे ज़्यादा है अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम स्ट्रिप्स शब्द किससे संबंधित। एम स्ट्रिप्स शब्द बाघ अभ्यारण्यों के रखरखाव से अभ्यारण्यों के रखरखाव से संबंधित शब्द है एम स्ट्रिप्स। दोस्तों आपको निश्चित ही मजा आएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यदि कोई पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो उनको तभी मज़ा आता है जब वो नया क्वेश्चन सीखता है। और फ्रेंड्स ये कोई नई क्वेश्चन नहीं है, ये इसलिए नई नहीं है कि ये इन सभी प्रश्नों को कई बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है और अभी जो आपके एग्ज़ाम में नहीं आया है वहाँ आना बाकी है। इसीलिए यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आप लोगों को की जो तैयारी की लेवल होगा मैं उसे हाई कर दूंगा। एग्जामिनर जो है वो जहाँ तक चलेगा आप उससे 2 कदम आगे चलिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किया था। भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए थे। 23 जनवरी 2001 ईस्वी को भारत के द्वारा हस्ताक्षर किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचाता है। फ्रेंड्स एक पौधा है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचाता है। यह जिस क्षेत्र में उगता है, कौन, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। फ्रेंड्स ये जो है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जिस क्षेत्र में ये उगता है वहाँ की जो जैव विविधता है उसे कम करने लगता है, इसीलिए हानि पहुंचाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सींग पूंछी वानर मकॉक के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ समझिए कि सींग पूंछी वानर का मतलब है कि ऐसा वानर मतलब बंदर, आप समझिए ऐसा वानर बंदर जिसका पूंछ सींग जैसा हो उसे मैकॉक कहते हैं। आपको ऐसे प्रश्न पूछ लेगा कि ऐसा वानर जिसका पूंछ जो है सींग के पूंछ के समान है उसे क्या कहते हैं, तो मैकॉक कहते हैं। और ये खास करके केरल, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के क्षेत्र में पाया जाता है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में सींगपुच्छी वानर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था। फ्रेंड्स भारत सरकार के द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया था। मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVIMP। तो इसीलिए आप ये जो सीरीज देख रहे हैं ये सीरीज ही आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स, इसीलिए आप ध्यान से देखिए। यदि आपको एक बार में नहीं रहता है तो आप दोबारा देखिए और उसमें अपना कुछ लॉजिक लगाइए, इमेज बनाइए, आपको याद रहेगा। फ्रेंड्स रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं यदि कोई लड़का किसी लड़की के प्यार में पागल होता है तो वो अपना A to Z सारा बात याद रखता है, क्या करना है, क्या बताना है, यदि कहीं फ़ोन आ जाए तो क्या बताएंगे। इसीलिए फ्रेंड्स आप उसी तरह से अपने किताब से प्यार कीजिए, अपने पढ़ाई से प्यार कीजिए, ताकि आपको उसी के प्रति हमेशा दिल रहेगा और सोचेगा क्या याद रख लें, क्या ना याद रख लें, क्या नया सीख लें, तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। दोस्तों ये आजमाया हुआ बात है, कोई सुना हुआ नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिड्रॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गई। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दीजिए, किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिड्रॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक पादप प्रजाति विलुप्त हो गई। एक पौधा है
मॉरिशस में ग्रांडीफ्लोरम नामक, इसकी प्रजाति विलुप्त हो गई। ये किस पक्षी के विलुप्त होने के कारण? तो इस पक्षी का नाम है डोडो पक्षी। क्यों हो गई? क्योंकि डोडो पक्षी के द्वारा ही पौधे के फल को खाकर उसके बीज के अंकुरण में सहायक होता था। ये डोडो पक्षी जैसे पौधे को फल को खा करके कहीं दूसरे जगह उसे गिरा देता था, जिससे क्या होता था, बीज का अंकुरण होता था और धीरे धीरे ये ग्रांडीफ्लोरम नामक पादप की जो प्रजाति थी वो फैल जाती थी। इसीलिए ये पक्षी जैसे विलुप्त हो गया तो उसका जो बीज है उसे फैलाने वाला कोई बचा नहीं, इसीलिए वो वहाँ खतरा में आ गया मॉरिशस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भारत का सबसे पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है। कच्छ की खाड़ी गुजरात में। चलिए नेक्स्ट देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्रों का चयन किया गया है। ये कौन कौन है? पश्चिमी घाट व श्रीलंका, इंडो बर्मा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय, सुंडालैंड, निकोबार द्वीप समूह। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देंगे कि भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से आपको डायरेक्ट ऐसे पूछ लेगा कि भारत में कितना जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र है, तो आपको 4 बताना पड़ेगा। या आपको पूछ लेगा निम्न में से कौन सा भारत में स्थित जैव विविधता हॉट स्पॉट है, इस चारों में से कोई एक दे देगा, 3 दूसरा दे देगा, या 3 ठो दूसरा देगा और 1 ठो ये दे देगा, पूछ लेगा कौन है। तो आपको वहाँ कई तरीका से पूछा जा सकता है, इसीलिए आप एक प्रश्न में एक ही प्रश्न मत देखिए, आप वहाँ पर ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। एक प्रश्न में कई प्रश्नों का समावेश क्या रहता है। इसीलिए चलिए देखते हैं कि भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र का चयन किया गया। ये है पश्चिमी घाट व श्रीलंका, इंडो बर्मा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय, सुंडालैंड, निकोबार द्वीप समूह। अब आपके मन में यहाँ आ रहा होगा कि पश्चिमी घाट व श्रीलंका, पश्चिमी घाट तो समझ में आता है, पर श्रीलंका तो श्रीलंका अलग है, तो ये भारत में कैसे आ जाएगा? फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यूएनओ जो है, यूएनओ जिसकी स्थापना 1945 में हुआ था, यूएनओ में जैसे सभी देशों का प्रतिनिधित्व होता है, तो यूएनओ में जैसे भूटान छोटा सा देश है, तो भूटान क्या करता है कि भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व भारत के जाते हैं उनको बोलते हैं, भारत सरकार से बोलते हैं भैया मेरे पास उतना वो नहीं है प्रतिनिधित्व करने के लिए, मतलब वैसा कोई प्रतिनिधि नहीं है जो कि यूएनए में जाकर के भूटान का प्रतिनिधित्व कर सके, आप ही करवा दीजिए ना भूटान का भी। तो कहता है अच्छा ठीक है, भूटान का भी कर लेगा। तो उसी प्रकार जैसे श्रीलंका है तो छोटा सा क्षेत्र हो है जिसे भारत में ही दिखाया जाता है, तो इसीलिए श्रीलंका नहीं छोटा है, मतलब श्रीलंका का जो हॉट स्पॉट क्षेत्र है वो छोटा सा है, जो हॉट स्पॉट का क्षेत्र है, बट श्रीलंका में आता है, उसे भारत में ही दिखाया जाता है। इसीलिए आप यहाँ कन्फ्यूज मत होंगे कि ये भारत में आप बता रहे हैं और ये है श्रीलंका बोल रहे हैं, इंडो बर्मा क्षेत्र बोल रहे हैं, तो बर्मा भी तो भैया 1937 में भारत से अलग हुआ है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। और मैं आपको बताया हूँ कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत के जो राष्ट्रपति है उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। ध्यान से आप सुन लीजिए कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, जो भारत के राष्ट्रपति 1, 2, 3 यानी 123 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं और राज्यपाल 213 के तहत करते हैं। बस यहाँ कुछ करना नहीं, एक को उठा करके यहाँ बीच में रख दीजिएगा तो 213 हो जाएगा। तो ये राज्यपाल 213, राष्ट्रपति 123 के तहत करते हैं। तो फ्रेंड्स आप एनसीईआरटी का यदि सीरीज नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, चैनल के प्ले लिस्ट में आप वहाँ से वहाँ जाइए और एनसीईआरटी का जो सीरीज है उसे देखिए। और बहुत सारे भाई साहब ऐसा है कि उनको ये पता नहीं है कि भाई प्ले लिस्ट में कैसे जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ BS जैसे लिखा होगा, ब्रजेश स्टडी का जो लोगो लगा है, आप उस पर ऐसे पुश कीजिएगा, तो पुश करने के बाद जो आपका खुलेगा इंटरफेस, तो वहाँ पर आपको यहाँ बगल में दिख जाएगा होम पेज, वीडियो, फिर प्ले लिस्ट। तो आप जाकर प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ सारा चीज़ आपको एक साथ मिलेगा। तो आप जो यहाँ लिखा हुआ है लोगो, ये सर्किल में लिखा हुआ है होगा आपको BS और नीचे में ब्रजेश स्टडी, आप उस पर क्लिक कर दीजिए ना, आप सब जगह आप पहुँच जाइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये सब भी ज़रूरी था, इसीलिए मैंने फ्रेंड्स आपको बताया। आप मत समझिएगा कि आप इधर उधर की बातें करते हैं, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन उल्गुल, जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बेट भी कहा जाता है, यह क्या है? फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन उल्गुल, जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बेट भी कहा जाता है, यह क्या है? चमगादड़ों की एक प्रजाति है, चमगादड़ों की एक प्रजाति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फ्रेंड्स रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट
किस संगठन से संबंधित है। फ्रेंड्स, रेड डाटा बुक जो होता है, कोई भी जीव जंतु पेड़ पौधा कुछ भी है जो संकट की स्थिति में है, जिसकी प्रजाति विलुप्त हो रही है, उसे इसमें सूचित किया जाता है कि ये विलुप्त हो रहा है, इसे बचाया जाए। तो IUCN के बारे में मैं बता दूं फ्रेंड्स, फ्रांस में 5 अक्टूबर 1948 को IUCN की स्थापना की गई थी। 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में स्थापना की गई थी। और IUCN का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में स्थापना की गई थी। और ये विलुप्त प्राय प्रजाति जो होता है उसे अपने रेड लिस्ट में शामिल करते हैं ताकि उसे बचाया जा सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी औषधि गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी होता है। फ्रेंड्स, आप देखते होंगे कि पहले जो था खास करके 2000 वहीं आपको 5 से पहले तक गिद्ध देखने को मिलता था, लेकिन अभी गिद्धों की संख्या में इतना कमी आ गया है कि देखने को ही नहीं मिलता है कहीं। तो इसका वजह क्या है फ्रेंड्स, इसका वजह है डाइक्लोफेनक सोडियम। डाइक्लोफेनक सोडियम नामक जो औषधि है, इसी के वजह से गिद्ध की संख्या में कमी हुई है। तो अब बताएंगे, आप सोच रहे होंगे कि भैया गिद्ध को कोई जा करके सुई देता है कोई डॉक्टर क्या उड़ते हुए गिद्ध को पकड़ करके? तो नहीं, ऐसा नहीं है, कोई उसको सुई नहीं देता है। होता क्या है कि जैसे कोई ये जैसे कुछ किसी का बैल या कुछ भी कहीं मर गया, जो पालतू जानवर है, बैल हो गया, भैंस हो गया, गाय, ये सब जैसे किसी का मरा, तो उन जो डॉक्टर के द्वारा जो गाय भैंस बैल सबको कुछ न कुछ इंजेक्शन दिया जाता है कभी न कभी, तो उसी में ये पाया जाता है डाइक्लोफेनक सोडियम, और वो उसमें संरक्षित रहता है, मतलब मौजूद रहता है मरने के बाद भी। और गिद्ध जब खाता है तो ये गिद्ध को हानि करता है और गिद्ध अंततः अपने प्राण को त्याग देता है। इसी वजह से गिद्ध में कमी आ गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय बल्लभगढ़ हरियाणा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम एलुरस फ्लैंगेस है। फ्रेंड्स, यहाँ बोल रहा है कि वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी जूलॉजिकल का नाम, किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम एलुरस फ्लैंगेस है। तो रेड पांडा जो वृक्ष पर रहता है और इसी का नाम है एलुरस फ्लैंगेस, जूलॉजिकल नाम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं। रेड पांडा के जो प्राकृतिक आवास है उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और फ्रेंड्स ये लास्ट होगा, मैं फिर आप लोगों के लिए चौथा पार्ट लेकर के आऊँगा, आप वहाँ देखेंगे। यहाँ है नेक्स्ट, मतलब लास्ट क्वेश्चन है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, ये हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है, और ये जम्मू कश्मीर में है, और ये हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, आज यहीं रहने देते हैं, फिर मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊँगा, वहीं पर मिलेंगे आप लोगों से। और फ्रेंड्स, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, ताकि उन लोगों की भी तैयारी की जो लेवल है वो उच्च हो सके। फ्रेंड्स, आप लोग को यकीन ना होगा, मैं आप लोगों को बता दूं कि आपकी तैयारी बिल्कुल उच्च स्तर पर जाएगी, बिल्कुल उच्च स्तर पर जाएगी, और जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसा कंटेंट ही लाऊंगा कि आपकी तैयारी को वो उठाएगा। फ्रेंड्स, आप जो भी अपना क्षेत्रीय बुक पढ़ रहे हैं, जैसे लुसेंट, SPD, क्राउन, ये सब है, उससे आपको तो अपना क्वेश्चन आप कहाँ तक बना लीजिएगा, मैं जानता हूँ आप वहाँ से 60% क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा, और 40% जो कठिन प्रश्न रहता है, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको कुछ खास तैयारी की आवश्यकता होती है। मैं वही आपको करवा रहा हूँ कि ये 40% में आप कम से कम 25 से 32% तैयारी करके रखिए, ताकि 60 आप यहाँ से ले आते हैं, और यहाँ से यदि आप 25% भी हल करते हैं तो आपका 85% हो जाएगा। और फ्रेंड्स, भारत में ऐसा कोई परीक्षा नहीं है जिसमें आप 80 मार्क लाइएगा तो आप वहाँ पास नहीं करिएगा। इसीलिए आप अपना एक टारगेट फिक्स करिए कि मैं इतना मार्क लाऊंगा, और उस हिसाब से अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए, ज़रूर आप एक दिन सफल होइएगा। चलिए फ्रेंड्स, आप सबों का धन्यवाद।